पूरे बनारस की दुर्गा पूजा समिति, यहाँ देखिए 512 समितियां हैं, उसमें मान लेते हैं कि अपने साथ जो जितने भी बड़ी पंडाल हैं, जितना बड़ा आयोजन करने वाले हैं या जो अलग अलग पूजा करने वाले हैं, वो सब के साथ जुड़े हुए लोग हैं। हम फिल्मी धुन को न बजाएं, फिल्मी धुन के गाने न बजाएं पंडालों में, हम मधुर गीत बजाएं, संगीत ऐसा रखें जो सुनकर प्रिय हो, सुनने में अच्छा लगे, वहाँ बैठने में अच्छा लगे लोगों को। अगर कोई एक संस्कृति 500 वर्षों के लड़ाई में 500 वर्षों के इतिहास की बात कोई एक बड़ी चीज बन रही है हमारे देश के अंदर, आप क्यों नहीं उसमें अपनी भूमिका करेंगे? ढाक बजाइए, बढ़िया मधुर संगीत बजाइए, शास्त्रीय संगीत बजाइए, गीता का श्लोक बजाइए, गीता पाठ कराइए, कन्या विवाह करिए। एक छोटी बच्ची को पूजा कर रहा है, उसको वो जो है पैर छू रहा है, उसके मन में भाव है कि मेरी छोटी बहन है। विसर्जन जिसको हम मतलब अगर हमने विसर्जित किया, वो एक प्रवाहमान जल में गया, उसको विसर्जन का रूप देंगे। इसीलिए हमने मांगा कि विसर्जन प्रवाहमान जल में हो, जहाँ जल बह रहा हो। और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मिट्टी के बर्तन, लकड़ी के बर्तन काशी में हैं, बनना चाहिए, तो उसको बढ़ावा मिलेगा। प्योर मिट्टी की मूर्ति कर दीजिए, आपकी केवल मिट्टी की ही मूर्ति बने। ये जो काशी नगरी है ना, ये काशी नगरी झूल रही है बीच में। स्मार्टनेस, आधुनिकता और आध्यात्म, धर्म, इन दोनों के बीच में हम जैसे रोपवे झूल रहा है हमारा, ऐसे ही हम भी झूल रहे हैं। हुई थी इस नवरात्र में, तभी भगवान राम को उन्होंने राम में विलीन हुई और पूरी शक्ति अपनी राम। वो राम कहाँ लड़ रहे थे, वो तो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस खास पॉडकास्ट में। आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही खास है। आज हम बात करने जा रहे हैं काशी की परंपरा, संस्कृति और यहाँ के भव्य पूजा आयोजनों के बारे में। इस उपलक्ष्य पर हमारे साथ आज मौजूद है केंद्रीय पूजा समिति के अध्यक्ष श्री तिलक राज मिश्रा जी। नमस्कार सर। नमस्ते। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पॉडकास्ट में। धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो हम आपके बारे में जानना चाहते हैं, थोड़ा सा अपने बारे में कुछ बताइए। किस तरीके से जो है वो आप इस समिति से जुड़े हैं, किस तरीके से आपकी क्या जर्नी रही, थोड़ा सा बताइए। देखिए, ये जर्नी की जहाँ तक बात है, मैं तो बचपन से, चूंकि पिताजी एक दुर्गा पूजा समिति के संस्थापक थे, जो बनारस की 9 दिन की दुर्गा पूजा है जी। और उसके संस्थापक 11 लोगों में से मेरे पिताजी भी थे। तो उन सारे मित्रों के साथ उन्होंने शुरू किया, तो बचपन से मैं भी जाता आता था। इसी तरह 5-6 साल का था तो मैं संघ की शाखा में चला गया, क्योंकि पिताजी संघ से जुड़े हुए थे, तो वहाँ जाना शुरू हो गया। तो संघ की शाखा का एक संस्कार आने लगा और दुर्गा पूजा से जुड़ाव रहने के कारण एक पूजा का एक मतलब धार्मिक रूप में एक मन में बनने लगा। और वहीं से एक लगाव जुड़ाव होते और वही उसी समय एक विवाद में एक गोल्डन स्पोर्टिंग क्लब का यहाँ बड़ी संस्था है, ईगल क्लब है, गतुआपुरा की समिति है, तो उसमें एक विवाद हुआ। उस समय एक एक करके हुआ, पहले गोल्डन का हुआ, फिर ईगल का हुआ, फिर उसका हुआ। उसी बीच में केंद्रीय पूजा समिति बनी। जब गोल्डन का विवाद हुआ तो केंद्रीय पूजा समिति का गठन किया गया। और उसमें गठन में हमारे सारे पिताजी, हमारे पंडित रामोतर पांडे जी और ये सारे लोगों ने मिलकर के, अपने राजा सिंह जी थे अपने उसके वो, और कई सारे लोगों ने गठन किया। लेकिन वो शिथिल टाइप का था, वो जो विवाद का समय होता था तो हुआ बात, बाकी खत्म, वो कोई विषय देता नहीं था। 15 में जब गंगा जी में मूर्ति विसर्जन पर रोक लगी तो मैं अध्यक्ष हो गया। तो मुझे समितियों ने अध्यक्ष बनाया। उसके पहले एक बार कुछ प्रशासनिक अधिकारियों से कुछ कहा सुनी हो गई। प्रांजल यादव जी थे डीएम और एसएसपी जोगिंदर कुमार जी, वो संपूर्ण ने बैठा के डांट वांट रहे थे पुलिस पूजा वालों को, ये मत करना, वो मत करना, वो मत करना। मैं खड़ा कुछ बोला तो मुझे बड़ा उन्होंने हड़काया, मुकदमे लगे मेरे ऊपर। लेकिन मैंने उससे बिना डरे कुछ चीजें की, बाद में बढ़ता गया। फिर मैं अध्यक्ष हुआ 15 में और मैंने एक PIL लगाया गंगा जी में मूर्ति विसर्जन रुकने पर। और जो PIL लगा उसमें ऑर्डर हुआ, उसको जिला प्रशासन ने मानने मना कर दिया कि हम नहीं मानेंगे। तो उसमें एक बड़ा विवाद हुआ, मूर्ति सड़क पे रुक गई गणेश जी की, और आनंद फानन में बड़े चीज़ों को परिवर्तित करते हुए बड़ा बवाल हुआ। उसी समय दौड़ रहा, कर्फ्यू लगा, फिर लफड़ा हुआ, फिर मूर्तियाँ हटी, जबरदस्ती प्रशासन ने डंडा मार करके और कुंडों तालाबों में विसर्जन शुरू कर दिया। वहीं से एक जर्नी शुरू है। बाकी बचपन से ही दुर्गा पूजा जुड़े होने के कारण जर्नी है। बाकी थिएटर से जुड़ने के कारण एक एक्टर के नाते भी कहीं कहीं पहचान है कि थोड़ा बहुत कुछ काम करने का मौका मिलता है रंगमंच पे। अच्छा, वेब सीरीज वगैरह में आपने सर काम किया हुआ? जी, मैंने शुरुआती दौर में मैंने संस्कार भारती के लिए काम किया। संस्कार भारती का जब मैं नाट्य सचिव था महानगर का, तो मैं कमानी ऑडिटोरियम में शो किया, कमानी में
अच्छा। एज ए लीड रोल जी। और उजड़ा हुआ महाविद्यालय और बीएचयू की एक टीम थी मंचदूत, उससे मैं जुड़ा रहा। नुक्कड़ नाटक किया करता रहा, नाट्य मंडली से मैं जुड़ा रहा। अच्छा। और ऐसे संस्थाओं से जुड़ के अभिनय की एक कला बारीकियां, थोड़ी बहुत बारीक तो कोई नहीं होता है अभिनय में, और अभिनय कुछ है ही नहीं, बस जीवन लग जाएगा लेकिन अभिनय नहीं होता है, होता ही नहीं। बस उसमें कुछ खड़े होने का अदा या बोलने की अदा सीखता रहा। और उसके बाद एक फिल्म किया पहली मैंने, एक सीरियल मैंने किया महुआ के लिए, वो था कलुआड़ी। अच्छा। उसका 405 का एपिसोड था। DD1 के लिए एक सीरियल किया, फिर गंगा वसेपुर फिल्म किया, मसान एक फिल्म थी उसको मैंने किया, विकी कौशल थे उसमें। और एक फिल्म मैंने किया उजड़ो, ये अपना आयुष्मान खुराना के साथ, शुभ मंगल ज्यादा सावधान। अच्छा। और फिर किया मिर्जापुर वेब सीरीज में मेरा काम था। क्योंकि पॉलिटिकल होने के नाते और बाकी समय के नाते कुछ समय का अभाव होने के कारण कुछ कम कर पाता हूँ काम। और अभी मिर्जापुर फिल्म कर रहा हूँ, अभी इसकी एक शूटिंग है बीच में। कैसे सर आप मैनेज करते हैं ये चीजें जो है आप? ये मुझे लगता है कि ये प्रकृति मैनेज कर देती है। आप कुछ चीजों को सोचते हैं कि मैं चला रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूँ। ये आप सोचिए कि आप एक दुर्गा पूजा समिति को आप देख लीजिए, जो कठिनाइयां होती हैं, पूरे बनारस की दुर्गा पूजा समिति, यहाँ देखिए 512 समितियां हैं, उसमें मान लेते हैं कि अपने साथ जो जितने भी बड़ी पंडाल हैं, जितना बड़ा आयोजन करने वाले हैं या जो अलग अलग पूजा करने वाले हैं, वो सब से जुड़े हुए लोग हैं। तो सोचिए उन सबको मैनेज करना, उन सबको लेके चलना, अलग अलग विचारधारा को मैनेज करना, अलग अलग सोच को मैनेज करना, तो ये देवी करती हैं, माँ भगवती करती हैं, माँ का बाबा काल भैरव करते हैं। न मेरी कोई बिसात है, न मेरी कोई हैसियत है, ना मैं कर सकता हूँ। मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, मैं एक सेवक हूँ, और बाकी माँ करती हैं, वो समितियां स्वयं मुझे चला लेती हैं, मैं क्या चलाऊंगा। सही बात है सर, माँ की कृपा रहती है तो कोई भी कार्य जो है संभव कार्य संभव हो जाता है। सर ये बताइए कि इस पूजा समिति से आप बहुत समय से जो जुड़े हुए हैं, तो इस समिति का क्या प्राथमिकताएं हैं और क्या इसका विजन है? देखिए, एक दुर्गा पूजा समितियों में आने वाली विसंगतियां, जैसे कुछ चीजें पहले प्रशासन बताया करता था जी। जब जिला प्रशासन उनको ये बातें बताता है हमारी समितियों को, या मुझे बताएगा, मैं एक समिति के तौर पर बैठा हूँ, एक समिति का मैं महामंत्री भी हूँ, सार्वजनिक दुर्गा समिति टाउन हॉल वाराणसी का मैं महामंत्री हूँ। अच्छा। जब मुझे वो बताया जाता है तो मुझको लगता है कि प्रशासन मुझे धमकी दे रहा है। ये मुझे क्यों बता रहे हैं? आप पंडाल में बालू रखो, आप अग्निशमन के सामान रखो, आप साउंड धीमा बजाओ, आप इस चीज का मानक रखो। ये लगता है मुझे धमकी दी जा रही है। वही चीजें जब मैं बताता हूँ तो उनको लगता है मेरा अध्यक्ष मुझे बता रहा है। मेरी ये कोशिश है, या केंद्रीय समिति का ये प्रयास शुरू में भी रहा है, हम फिल्मी धुन को न बजाएं, फिल्मी धुन के गाने न बजाएं पंडालों में, हम मधुर गीत बजाएं, संगीत ऐसा रखें जो सुनकर प्रिय हो, सुनने में अच्छा लगे, वहाँ बैठने में अच्छा लगे लोगों को। ऐसा न लगे कि हम आप बात कर रहे हैं, इतनी तेज गाना बजा दे आदमी कि उठ के भाग जाए दोनों लोग, या हम लोग ऊंची आवाज में बात करने लगे। ये न हो, इसके लिए मेरा भी प्रयास होता है। मैं निवेदन करता हूँ, मैं निवेदन ही कर सकता हूँ, मैं आदेश पारित नहीं कर सकता एज ए अध्यक्ष। मैं सबसे, क्योंकि सभी साधक हैं। और आप समझ लीजिए, दुर्गा पूजा समिति में जो पूजा वाले हैं, जो पूजा करते हैं, कुछ हो सकता है कि बहुत ज्यादा डीजे बजाते हो, बहुत ज्यादा साउंड बजाते हो, कुछ गलत आदतें हो उनकी अपनी व्यक्तिगत, लेकिन पूजा के नाम पर जब वो कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, माँ भगवती को बिना रखे नहीं कर सकते वो, चाहे डीजे बजाए चाहे कुछ भी बजाए। उस समय वो साधक के रूप में है, वो शक्ति के आराधक हैं, वो शक्ति की पूजा कर रहे हैं। इसलिए मैं, इसलिए बहुत आदरणीय है, उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर हो, इसलिए मैं उनके साथ लगा रहता हूँ कि और शक्ति की आराधना करके वो चूंकि उस समय तप में है, लोगों से चंदा मांगना, लोगों के पास जाना, आप उनकी समस्याओं को सुनिए। आज उनको नोटिस दी जा रही है, ये मत करना, ये मत करना, वो मत करना, वो सारी चीजें सही है, लेकिन वो समझा के बाद मुझे नोटिस दे करके और धमका करके 50 समितियां हैं जिन्होंने अभी कई सारी बातें कही कि अध्यक्ष जी मुझे लगता है मुझे पूजा बंद कर देना चाहिए। अच्छा। मुझे नहीं करना चाहिए। आप सोचिए, हिंदुस्तान के अंदर भारतवर्ष में रहते हुए अगर पूजा और सनातन का प्रचार प्रसार करने वाले अगर ये सोचने लगे कि हमको पूजा नहीं करना चाहिए, आप सोचिए कितनी दुखद बात है ये। वो क्या करते हैं आप सोचिए, हम एक मंदिर में जाते हैं, मंदिर में गए, चढ़ावा चढ़ाए, वो पैसा ट्रस्ट के पास गया। अभी साईं ट्रस्ट को अरबों रुपए मिलता है,
लेकिन जब अयोध्या और राम मंदिर निर्माण शुरू हुआ तो श्राइन ट्रस्ट ने स्पष्ट मना कर दिया कि हम अयोध्या के राम मंदिर निर्माण में 1 भी रुपए नहीं देंगे। क्यों? अगर कोई एक संस्कृति 500 वर्षों के लड़ाई में 500 वर्षों के इतिहास की बात कोई एक बड़ी चीज बन रही है हमारे देश के अंदर, आप क्यों नहीं उसमें अपनी भूमिका करेंगे? एक एक जनता ने किया, एक एक लोगों ने किया, आप भी करिए। नहीं किया उन्होंने। आज समितियों को देख लीजिए, दुर्गा पूजा समितियां, सरस्वती पूजा की, गणेश पूजा की समितियां जो आयोजन करती हैं, उस आयोजन में वो पहले मूर्ति बुक करती हैं, टेंट वालों को बुक करती हैं, साउंड वालों को बुक करती हैं, अपने यहाँ जो व्यवस्था में लगे लोग हैं उनको करते हैं, कुछ दुकानें लगवाते हैं, कुछ खिलौनों की दुकानें लगवाते हैं और बिजली वालों को बुला करके काम देते हैं। जब वो ये सारे काम करते हैं, आप सोचिए कि मनी का फ्लो कैसा होता है वो। और अगर 1000 समितियां ये काम कर रही हैं तो आप सोच लीजिए कितना पैसा लोगों के पास जा रहा है, उनको रोजगार मिल रहा है। हमें एक सज्जन ने कहा था कि एक मंदिर बना दीजिए और एक हॉस्टल बना दीजिए, बाकी करने की क्या जरूरत है, इतना पूजा जगह जगह अलग अलग। आप पूजा को मत देखिए, आप देखिए कि सनातन के प्रचार के साथ साथ गली मोहल्लों में जब मंत्रोच्चार होता है, उद्देश्य यही है मंत्रोच्चार हो, डीजे ना बजे ज्यादा। मैं सख्त विरोध करता हूँ कि उसको बंद करिए, साउंड कम करिए, मंत्रोच्चार करिए, बढ़िया ढाक बजाइए, बढ़िया मधुर संगीत बजाइए, शास्त्रीय संगीत बजाइए, गीता का श्लोक बजाइए, गीता पाठ कराइए, कन्या विवाह करिए। बच्चियों का एक भाव आवे मन में, कन्या पूजन करके कि एक बच्चा जब मोहल्ले का एक छोटी बच्ची को पूजा कर रहा है, उसको वो जो है पैर छू रहा है, उसके मन में भाव है कि मेरी छोटी बहन है। एक समाज के परिवर्तन का भाव आएगा मन में, वो होना चाहिए। मैं उसका पक्षधर हूँ। मेरी बात लोग कितना मानते हैं ये समय बताएगा या वो उस पर तय होगा। इसी तरीके से पैसे का जो फ्लो है वो समितियां करती हैं और इतने लोगों तक वो पैसा अलग अलग जाता है। एक मंदिर बना दिया आपने, पूरे शहर का पैसा जुटा के एक मंदिर बना दिया, वो पैसा किसके पास जाएगा? उससे आपको हमको क्या कमाई होगी? या आम जो गरीब व्यक्ति हैं, जो गरीब है, छोटे हैं, नहीं काम कर सकते हैं। अभी मैं कल की बात बताऊं, मेरे पास एक बच्ची आई, बोली भैया हमको दुकान लगानी है। मैंने कहा लगा लेना, बात करके जो मेले का काम देखते हैं उनसे बात कर लेना, लगा लेना। उसने कहा भैया हम नहीं लगा पाए 2 दिन बाद आके, कारण कह रहे वो पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाई। सोचिए वो पैसे की व्यवस्था वो बच्ची नहीं कर पाई कि हम पैसे की व्यवस्था करते तो हम दुकान लगा लेते चाय की एक छोटी सी। मैंने कहा तुम मुझसे बता देती और कमाई करके पैसा मेरा वापस कर देती हमको, लेकिन उसने नहीं बताया किन्हीं कारणों से। ऐसे लोग भी समाज में हैं, उनकी मदद होती है इन उत्सवों से, उनकी मदद होती है दुर्गा पूजा से। इस बात को भी हमें ध्यान में रखना होगा। जी, समिति जो है वो समाज सेवा की तरफ भी जो है पहल करती है। यही समाज सेवा है। आप इसको समझिए कि जब एक पूजा समिति ने पांडाल तय किया, मैं बैठ सकता हूँ आराम से ना, पांडाल तय किया, उसने ये कहा कि हम मूर्तिकार को देंगे, मूर्ति वाले को पैसा मिला। आम जनता ने थोड़ा थोड़ा सहयोग किया, कोई 50 रुपए, कोई 100 रुपए, कोई 500 रुपए, कोई 5000 रुपए, कोई 5 लाख रुपए, जो भी सहयोग जिनका रहा, एक पूरे समाज का जुड़ाव हुआ। और जब मैं सबसे ले करके, जैसे हमारे यहाँ 9 दिन चंडी पाठ होता है टाउन हॉल में, हम जब आपसे 500 रुपए लेकर के संकल्प लेते हैं तो आपका भी एक अंश आपके पुण्य प्रताप के लिए उसमें अंश जुड़ जाता है, क्योंकि उसी पैसे से वो कार्यक्रम हो रहा है, उसी पैसे से वो चंडी पाठ का वो हमने संकल्प लिया है पंडित जी ने हमारे। तो ये जुड़ाव का एक भाव है समाज का, उसको जोड़ के चलने के लिए ये हमारी समितियां हैं। काफी बेहतर तरीके से समिति जो है अपना काम कर रही है सर जी। ये बताइए कि इस बार जो है किस तरीके से क्या अलग तैयारियां की गई हैं काशी में? देखिए इस बार तो तैयारी शुरू में ही जब एक हो गया कि कुंडों में विसर्जन जो गंगा जी में 15 में रुका, माँ गंगा की गोद में, और मेरा उसी समय एक प्रण हुआ कि माँ गंगा से हो माँ दुर्गा का मिलन, पर्यावरण की सुरक्षा के संग। चूंकि देखिए कुंडों और तालाबों में विसर्जन करना कहीं से उचित नहीं है, कारण वहां जल प्रवाहमान नहीं है। विसर्जन का जो प्रावधान है हिंदू संस्कृति में, हिंदू पद्धति में, वो प्रवाहमान जल में है, स्रोतों जल में बहते हुए। मुझको पूरी शास्त्रों से निकाल करके और सब चीज़ों से निकाल के फोटोस्टेट मुझे उस समय सांगीत विद्यालय के हमारे राजेश्वर द्रविड़ शास्त्री जी हैं, उन्होंने मुझे पूरा दिया। हम लोगों ने उसको हाईकोर्ट में भी सबमिट किया अपने PIL में, 6 PIL हमने लगाया हाईकोर्ट में।
तो उसमें यह है कि प्रवाहमान जल में विसर्जन होना चाहिए, लेकिन जो पौराणिक कुंड हैं उनका जल प्रवाहमान नहीं है, वो विसर्जन है ही नहीं, उसको विसर्जन की मान्यता दी ही नहीं जा सकती। विसर्जन जिसको हम मतलब अगर हमने विसर्जित किया वो एक प्रवाहमान जल में गया, उसको हम विसर्जन का रूप देंगे। इसीलिए हमने ये मांगा कि विसर्जन प्रवाहमान जल में हो, जहाँ जल बह रहा हो, और हम मूर्तियों को बहते हुए जल में अगर डिप किए और उसको निकाल करके हमने बाहर रख दिया, तो जो मूर्तियां लकड़ी से, पुआल से, खाने वाले रंग से, गंगा मिट्टी से, क्योंकि गंगा मिट्टी को हम नहीं रोक सकते। गंगा मिट्टी हर वर्ष बाढ़ जब आती है तो काशी में एक परंपरा है कि माँ गंगा बालू उधर छोड़ती है उस साइड में और मिट्टी इधर आती है। मुझे कोई एनजीटी का अधिकारी इस रूल को बदल के दिखा दे कि गंगा जी का बालू इधर ले आए, मिट्टी उधर फेंक दे, या मिट्टी ना डाले वापस। मिट्टी जाती ही जाती है गंगा जी में वापस। उसको मशीन द्वारा जब घाटों पर मिट्टी आती है तो वो पक्के घाटों पे वो मिट्टी वापस डाली जाती है, हर साल मिट्टी जाती है। तो अगर उसी गंगा मिट्टी से, खाने वाले रंग से, पुआल से, जूट से और मानक तय करके जो बांस से, लकड़ियों से मूर्तियां बनती हैं, उसको ले जा करके पूजा अर्चना के बाद इतनी भावना से लोग पूजा करते हैं। और अब आप मुझे बुलाई हैं, अभी आपने मुझे बड़े प्रेम से पानी पिला करके, नाश्ता करा करके यहाँ बैठाया, तिलक जी आइए बैठिए, आपका स्वागत है। और जैसे ही अपना काम हो गया, ब्रॉडकास्ट पूरा कंप्लीट हुआ, अब आपने मुझे यहाँ से ढकेल दिया गेट पर, भाग जाओ। ये क्या अच्छा है? ये एक सभ्य समाज के लिए जब हमने माँ की आराधना की, माँ की पूजा की, सब मांगा उनसे, माँ मुझे धन दे दो, बल दे दो, सब कुछ दे दो, लेकिन जब उनको विदा करने का समय आया लास्ट में, तो हमने ले जाके कहीं भी कुंड फेंक दिया। यह गलत है, यह विसर्जन नहीं माना जा सकता। इसको हम चाहे किसी भी शास्त्र से बता दें और हम पर्यावरण से बता दें, पर्यावरण की सुरक्षा करना हमारा आपका कर्तव्य है, वो विषय आना चाहिए। इसीलिए हमने मांगा एनजीटी के रूल पर मिले और डिप करके मूर्तियों को हम लोग हटा दें। जी, मूर्तियां सर क्या इको फ्रेंडली तरीके से बनाई जा रही हैं? जी, सारी मूर्तियां इको फ्रेंडली हैं। ये हाँ, एक और मांग है उसमें, प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां नहीं बननी चाहिए, उसको रोकना चाहिए। उसको हमारा भी कर्तव्य है, सरकार का भी कर्तव्य है, एक मानक तय कर दें कि इको फ्रेंडली मूर्तियां जो हैं वो मूर्तियां केवल घर में पूजा अर्चना के लिए होंगी। आप घर में पूजा अर्चना करेंगे, बाहर उसको आप विसर्जित नहीं करेंगे, क्योंकि वो गलता नहीं है कभी, वो मूर्तियां ऐसे ही रहती हैं। लेकिन जो गंगा मिट्टी से बनी मूर्तियां हैं, खाने वाले रंग से बनी है, जूट से है, अब जूट नारियल का जूट होता है, उससे बाल बनाया जाता है माँ का जी। आप जो है देखेंगे पीछे लकड़ी का सांचा होता है और पुआल होता है, पुआल पे मिट्टी को लेपन करके, और खड़िया मिट्टी होती है, खड़िया का रंग होता है, वो जो लाल लाल आप देखते हैं नाल में, वो खड़िया रंग से रंग करके उसको पॉलिश करते हैं कलर से। ये बताइए, अगर गंगा में वो अगर मूर्ति का विसर्जन करते हैं और ये कलर अगर जाता है, छूटता है, तो इससे क्या मतलब कि कुछ दिक्कत है? उस मतलब पानी में केमिकल जो है वो निकलेगा या उससे कोई प्रॉब्लम है? इसीलिए खाने वाले रंग से क्या दिक्कत होगी बताइए आप? खाने वाला कलर है वो खा के चेक करके देख रहे हैं, उसकी जांच हो जाए, हम लैब से VHO से जांच करा के कर लें, और वो जांच करके आप, और मूर्ति को करना क्या है, क्योंकि सारी देखिए सीधा है, कोई भी पर्यावरण का नुकसान नहीं है मूर्ति के विसर्जन से। लेकिन जब हम उसको देखेंगे गंगा जी में बहता हुआ कि ऐसे ही जा रहा है, स्वच्छता भी कोई चीज है। हमारे मोदी जी ने काशी से ही स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया है, हमें उसका सम्मान रखना है, उनकी चीजों को मानना है बात को। तो जब प्रवाहमान जल में आप डालते हैं मूर्ति को, छोड़ देते हैं, हालांकि ऐसे भी परंपरा काशी की रही है कि वो जितने भी नाविक होते हैं वो उसको खींच लेते हैं वापस ऊपर, वो उसको सांचे को बेच देते हैं, वो सांचा बिक जाता है। जैसे इस गिलास का पानी हम निकाल दिए, ये गिलास बच गया, ये गिलास फिर काम में आ जाएगा, धो करके फिर रख लिए, वही सांचे का प्रयोग है। सांचे में फिर दोबारा पुआल लगा करके, मिट्टी लगा के, कलर करके फिर बिक जाता है, वो मूर्ति बन के आ जाती है। तो वो जब डिप करके निकाल देंगे तो वो सारा सांचा वो खराब भी नहीं लगेगा, गंगा जी भी स्वच्छ लगेंगी, दूर से देखने में कुछ बहता जा रहा है। बाढ़ में तो आता ही है, बाढ़ में आप किसी भी चीज को रोक के दिखा दीजिए, आपका घर किनारे अगर घर बना है, अभी इतना विध्वंस हुआ है पूरे भारतवर्ष में, जहां जहां भी ये प्रकोप आए, चाहे हिमाचल में हो, बाकी ये क्यों हो रहा है ये आप गौर करिए। 2015 से ये प्रकोप ज्यादा बढ़े, चाहे कोरोना, ये वो सारी चीजें। काशी एक धार्मिक नगरी है, काशी में 2015 से ही विसर्जन रुका है, और माता रानी की जो चीजें, वो प्रकोप पूरा देश, पूरी दुनिया देख रही है।
मेरा दावा है आप गंगा जी में विसर्जन शुरू करिए, प्रवाहमान जल में विसर्जन शुरू करिए, डिप करके मूर्ति को किनारे स्थान दीजिए, ये सारे प्रकोप खत्म हो जाएंगे। मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ ये जी। और ये जितना आप देख रहे हैं चारों तरफ, ये विस्फोट केदारनाथ में यहाँ वहाँ कहीं बादल फट जा रहा है, कहीं पूरी उसको आप कैसे रोक लेंगे? और जब मूर्तियां किनारे आप डिप करेंगे, पानी बहता हुआ चला जाएगा, फिर कोई 2 दिन बाद नहाने आएगा, तो क्या वो बंगाल की खाड़ी में तो नहाने जाएगा नहीं? सही बात। कि बंगाल की खाड़ी जाएगा नहाने प्रदूषण में? प्रदूषण किस चीज का है मैं जानना चाहता हूँ। हम मूर्ति को डिप के हटा दिए, वाली मिट्टी चली गई, कलर चला गया खाने वाला, वो बह गया। कलर के उस पे था कि केमिकल वाले कलर्स यूज होते हैं? कोई प्रयोग नहीं उसकी, वो ये एकदम भ्रमित कर दिया गया, इसको भ्रम के तहत बताया गया। कोर्ट को जो बताया गया, कोर्ट ने सुना, कोर्ट को तो मैं नहीं, आपने जो बताया कोर्ट ने सुन लिया, उस पर दे दिया कि नहीं ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, आप कुंड बना लीजिए अलग, वहां कर लीजिए। लेकिन कुंड काशी में बनना कठिन है, क्योंकि घाट किनारे पक्के घाट बने हुए हैं। यहाँ पक्के घाटों पर कहीं भी वो कुंड तालाब नहीं बन सकता। जो बना था वो स्मार्ट सिटी को बिक गया, वो स्मार्ट सिटी खरीद लिया। अब स्मार्ट सिटी जहाँ जो खरीद लेगा वो उसकी प्रॉपर्टी हो गई, अब वो आपकी नहीं है काशी की, वो उनकी हो गई। तो अब जब उनकी हो गई तो वो क्या करेंगे, आप वो करने नहीं देंगे आपको विसर्जन वहां, आप वहां से भी गए। इसीलिए मैं चाहता हूं कि विसर्जन का जो ये जो समस्या विसर्जन की है, ये हमेशा के लिए सही बना दी जाए। एक ऐसा प्रयास शुरू हो, हम सब प्रयास करें। गंगा जी में प्रवाहमान जल में हमारी एक मांग है कि एनजीटी के रूल पर प्रवाहमान जल में ही विसर्जन हो, और डिप करके मूर्ति ये कलकत्ता में हो रहा है, अच्छा, महाराष्ट्र में हो रहा है, बिहार में हो रहा है, और उत्तर प्रदेश में भी कई शहरों में प्रवाहमान जल में विसर्जन हो रहा है। केवल एक काशी को ही, वो चूंकि बवाल के कारण, सड़क पर होने के कारण, या कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने दिमाग लगा रखा है और हवाला देते हैं हाई कोर्ट का, हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट के सामने आप जो साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे वो उसको मानेगा। अभी तक कोई साक्ष्य ऐसा हाई कोर्ट के सामने प्रस्तुत ही नहीं किया गया है कि वो यह मान सके कि नहीं भाई प्रदूषण नहीं होता है। हम प्रयास करेंगे वो साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कि नहीं है, और बाकी जो आदेश उनका होगा उसका ही पालन होगा। केंद्रीय पूजा समिति उसका ही पालन करेगी जो हमारी सरकार और हमारी कोर्ट हमें कहेगी। हम कहीं भी इधर नहीं जाने वाले हैं, लेकिन हम निवेदन और मांग करेंगे, ये हमारा अधिकार है। अगर जैसे इको फ्रेंडली तरीके से मूर्ति बनाई जाए, अगर जो कलर्स जो है वो खाने वाले कलर्स यूज हो, और जो भी इसमें सामग्री यूज हो रही है वो ऐसी हो कि वो रीयूजेबल हो, उसको हम वापस से अपने पाए तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए जी, वो घुल जाए पानी में, पानी में घुल सके और उससे किसी को दिक्कत ना हो, किसी स्किन पे, या कोई भी अगर उसमें गंगा में स्नान करता है तो ऐसी सब चीजें नहीं हो, तो विसर्जन जो है वहाँ पे किया जा सके। ये हमारी मांग है कि होना चाहिए, ये हो सकता है। अब जैसे रंग है, तो रंग की जांच हो, भाई खाने वाला कलर ही आप प्रयोग करेंगे। मान लीजिए साड़ी है, बनारसी साड़ी है, वो बनारसी साड़ी अंदर मान लीजिए गाके नहीं गलेगी, ठीक, तो हम तो कह रहे हैं डिप करके जैसे ही मिट्टी गलेगी या साड़ी, वो एक जगह पे एकत्रित रहेगा, उस साड़ी को बाद में सफाई करने के लिए नमामि गंगे हम लोग सब भाई हैं सारे लोग, हम लोग उसको बाहर निकाल लेंगे, साड़ियां ही बाहर आ गई और कलर भी हुआ। या हम बनारसी साड़ी की जगह मिट्टी की स्काई साड़ी का कलर बना देंगे, वही मानक तय कर दें कि जो भी मूर्ति बनेगी उसमें साड़ी नहीं पहनाया जाएगा माँ को, और वो एक मिट्टी का ही वो साड़ी का कलर का प्रयोग होगा और खाने वाले रंग का प्रयोग होगा। रंग मैं बता रहा हूं आपको, ये केवल भ्रम है, केमिकल है, किसमें है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों में केमिकल है, क्योंकि उसको चमकाया जाता है, गौर से वो बहुत चमकता है जबरदस्त। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनती हैं उसको पॉलिश करते हैं और उसमें कलर करते हैं, और कलर उसमें ही बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन वो गलता नहीं है। अच्छा, प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां जहां आप रख देंगे वो गलेगा नहीं जल्दी, वो दिक्कत कर देता है, वो दिक्कत करता है। उसके चक्कर में सब बदनाम हो गए। जैसे एक किसी पार्टी का कार्यकर्ता गलत काम करे और पूरी पार्टी बदनाम हो जाए, वही हालत हमारे विसर्जन के साथ हुआ है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों के चक्कर में सारी मूर्तियां बदनाम हो गई हैं। जबकि हमारे जो शिल्पकार हैं, हमारे जो ये कुम्हार हैं, जो मूर्ति बनाते हैं, और हमारे तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मिट्टी के बर्तन, लकड़ी के बर्तन काशी में हैं, बनना चाहिए, तो उसको एक बढ़ावा मिलेगा। प्योर मिट्टी की मूर्ति कर दीजिए, आपकी केवल मिट्टी की ही मूर्ति बने और उसका हो विसर्जन हो, एक मानक तय हो जाए कि भाई इससे ऊपर मूर्ति नहीं बनाना है या जो करना है। बंगाल में 108 फीट की मूर्ति है,
118 फीट की मूर्ति है, उसका विसर्जन हो रहा है और डिप करा के मूर्ति हटा देते हैं। तो हमारी मांग यही है, उस पर ये हो, अब जितना जो प्रयास हो सकेगा हम लोग करेंगे, समितियां मिलकर प्रयास करेंगी। बाकी सरकार को निर्णय लेना है, सरकारी पार्टी बनती है उसमें, हाई कोर्ट को कोई शौक नहीं है कंप्लायंस कराने का। और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे नियम कानून हैं जिसका कंप्लायंस आज तक सरकार नहीं करा पाई है, लेकिन उस समय की तत्कालीन सरकार ने 2015 में उसने ठान लिया था मन में कि हम ये कंप्लायंस करा के रहेंगे। कारण मुझे नहीं पता, कारण क्या था कंप्लायंस कराने का मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत सारे कंप्लायंस ऐसे होते हैं। यहीं पर बकरिया कुंड का एक मामला है, उसको आप तक कंप्लायंस नहीं करा पाए हैं लोग, तो नहीं करा पाते हैं, हवाला दे देते हैं बार बार लिख करके कि ये इससे विवाद हो जाएगा, ये क्या सारी चीजें हैं। तो क्या हिंदू हमारी कोई आस्था नहीं है? जो पूजा करने वाले उनकी कोई आस्था नहीं है? पूजा वालों की भी अपनी आस्था है, उनका भी अपना समूह है, वो भी दुखी हैं। और मैं जहां जहां वार्ता किया हूं बता दूं आपको, पूरे काशी में अभी जो ब्लैकआउट हुआ था, एक तय किया था कि ब्लैकआउट करेंगे हम लोग सप्तमी के दिन सोमवार को तय था कि 6 से 7 हम ब्लैकआउट करेंगे, हम अपने पंडाल और ये लाइट सब झालर बंद कर देंगे। क्या कारण था इसका, क्यों करवाया गया था? यही मांग थी कि हम एनजीटी के रूल पर गंगा जी में मूर्ति का, प्रवाहमान जल में मूर्ति का विसर्जन चाहते हैं। देखिए गंगा जी कोई जिद नहीं है, प्रवाहमान जल में विसर्जन होना चाहिए, क्योंकि काशी में मेन यही गंगा ही है आगे, और यमुना है वो दूर है ज़्यादा। तो प्रवाहमान जल में विसर्जन की अनुमति हमें मिले, इसके लिए हम लोगों ने तय किया था कि अभी गंगा जी बंद हुई, प्रवाहमान जल बंद हुआ। अब पौराणिक उसको मान करके लोग थोड़ा सा दुखी होते थे, लेकिन माना कि पौराणिक कुंड है, ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, बनाया गया है, पुराना है, चलो भाई यहाँ कर लेंगे। वो भी बंद हो गया तो कहाँ जाएंगे? तो आर्टिफिशियल कुंड बनेगा, वो हर साल बन नहीं पाएगा, हर साल चीज होगी। कुंड के लिए जैसे जहाँ तक मुझे पता है कि क्योंकि मूर्तियां जो है वो केमिकल वो सब चीजें यूज होती थी, इस वजह से शायद था कि कुंड में जो है माँ का विसर्जन हो और गंगा जी का जो जल जो है वो दूषित ना हो, तो इस वजह से वहाँ पे स्टार्ट कराया गया था कुंडों में। जी कि गंगा जी को स्वच्छ रखें। हाँ। लेकिन अब उस समय वो गलती हुई, क्योंकि नियम तो ये है। अब देखिए, अब मैं आपको अगर कंट्राडिक्टरी बयान बताऊं, 2015 के जिला प्रशासन ने जबरन हाई कोर्ट का कंप्लायंस करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का जो है वो अवहेलना की और सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट किया। अपने बनारस में जितने भी पौराणिक कुंड हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि उसमें कोई भी सामान अंदर नहीं जाना चाहिए। लेकिन किसने डाला, किसने भेजा? जो हाई कोर्ट का हवाला देकर के मूर्ति विसर्जन गंगा में रोक रहे हैं, वही हमारे शहर के जो उस समय आला अधिकारी थे, वो जबरन ले जाकर के सुप्रीम कोर्ट का जो है कंटेम्प्ट करा रहे हैं जबरदस्ती। ये अगर विषय पे उठाए कोई बोलने वाला नहीं है, चूंकि देखिए प्रशासन अपने हिसाब से और सरकार अपने हिसाब से सारी चीजों को करा लेती है। तो ये हवाला ये सारे बहाने हैं, हवाला कुछ नहीं है। एक तरफ हम सुप्रीम कोर्ट का अवहेलना कर रहे हैं, एक तरफ हाई कोर्ट का हम पालन कर रहे हैं। अब हाई कोर्ट के पालन कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का अवहेलना कर देंगे। अब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे करके आपको ले जाकर के हम गढ़ही में बैठा देंगे, ये यहीं बैठ जाइए, यहीं विसर्जन करिए आप 3 फीट वाले में, आप गिरिए पड़िए। देखिए ये जो गड्ढे बनाए गए हैं, अभी मैं देख के आ रहा हूँ जल निगम में, अब ये डाल दिया गया बोरी। जो पक्के घाट होते हैं, पक्के घाटों पर जब विसर्जन करते हैं तो स्लिप करने का, गिरने का, भीड़ में जब मूर्ति लेके जाते हैं, मूर्ति भारी होती है, खतरा कम होता है। जब ऐसी जगह पर जाएंगे, लोग स्लिप कर जाएंगे, मूर्ति छूट जाएगी, किसी ऊपर गिर जाएगा, कोई घटना घट जाएगी, तो ये उससे समाज में ही दिक्कत आएगी। तो इस नाते वो चीजें सही नहीं है। तो उसी मांग को लेके हम लोगों ने ब्लैकआउट किया था। बाद में उससे जिला प्रशासन ने कल कहा कि चूंकि मॉनिटरिंग सीधे नरेंद्र मोदी जी के यहाँ से पीएमओ से हो रही है और वो अपील कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि तिलक राज जी को बुला करके बात करिए, बैठ करके तिलक को बुलाइए, अब जो भी रहा हो। क्योंकि मुझे परसों से भी इंटेलिजेंस का मैं सारी जानकारी उनको मैं बात कर रहा था, मेरी वार्ता हो रही थी, चाहे वो LIU हो, IB हो, चाहे वो जो है सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की टीम हो, CIB के SP ने मुझसे दिल्ली से बात की। उन्होंने कहा क्या समस्या थी, मैंने सारी बातें बताई। तो दबाव बना मेरे ऊपर, कई जगह से प्रशासन ने दबाव बनाया, लेकिन मैं उससे दबने वाला नहीं था। मैंने कहा मैं उससे दबूंगा नहीं, मुझको आप अरेस्ट कर लीजिए, बंद कर दीजिए, वो ठीक है, लेकिन ब्लैकआउट तो होगा। तो मुझे कल उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि देखिए वो चूंकि PMO संज्ञान में ले रहा है, उनका निवेदन है आप ब्लैकआउट न करिए, आपकी जो मांग है उसको मैं मान रहा हूँ। तो उन्होंने लिख करके दिया
कि हम जो आपका जो पौराणिक विसर्जन जहाँ आप कर रहे हैं वहीं करेंगे सारी जगह पर। और जो आपकी गंगा की मांग है वो आप जब भी हाई कोर्ट में या कहीं पे लगाएंगे तो आपको जिला प्रशासन मदद करेगा। तो ये आश्वासन दिया तो वही बहुत बड़ी बात है। तो करना प्रशासन को ही है, आगे भविष्य में भी हाई कोर्ट को ही आदेश करना है, सरकार को ही मनवाना है, हम लोग को तो करना है। जी। तो इसलिए वो हमने फिर जल्दी जल्दी आना। देखिए ये भी बहुत बड़ी बात है, आपने समितियों की एकता देखी है कि जो मेहनत 15 दिन में क्लब को सूचित कर करके बैनर्स के माध्यम से और बातचीत करके सबको हम लोगों ने ग्रुप के माध्यम से जागरूक किया और सबने एक होकर के एक सुर में बोला, व्यापारियों ने सुर में बोला कि हम ब्लैकआउट करेंगे 6 बजे। और आप सोचिए 3:30 बजे मेरी मीटिंग होती है अधिकारियों के साथ और 6 बजे ब्लैकआउट कैंसिल हो जाता है। आप सोचिए 2 घंटे के अंदर कम्युनिकेट करना लोगों को। और तुरंत, क्योंकि मान लीजिए व्हाट्सएप पे आपने मैसेज दिया, कोई पूजा कर रहा है, सप्तमी का दिन है, कोई कहीं लगा है, कोई मूर्ति ला रहा है, कोई परिवार के साथ है, कोई रात भर मूर्ति सजाया है, घर में सो रहा है जी। अब उसको पता ही नहीं है, वो तो साउंड वाले को सजेस्ट दिया है कि लाइट बंद कर देना 6 बजे, लाइट वाले को बोल दिया 6 बजे लाइट बंद कर देना, वो तो बैठा हुआ है बंद करने के लिए और उसका नंबर मेरे पास नहीं है और जिससे कम्युनिकेट करना है वो सो रहा है। किसी मुश्किल से सब कम्युनिकेट करके टीम दौड़ाई गई, सारी चीजें करके 6 बजे वो ब्लैकआउट को कैंसिल किया गया और लोगों ने माना और किया। जो कि प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है और हम सब भी जो है धार्मिक लोग हैं, हम लोग धर्म के साथ पूजा अर्चना करते हैं जी। तो जब प्रधानमंत्री जी का वहाँ पीएमओ से निवेदन है, उन्होंने जब किया है कि भाई नहीं होना चाहिए, इससे ये गलत संदेश जाएगा समाज में और जो आपकी मांग है आप रखिए, मांग आपकी पूरी हुई, तो हमने तो ब्लैकआउट किया ही था एकता दिखाने के लिए और एकता हमने दिखाया, ब्लैकआउट कह के भी और ब्लैकआउट कैंसिल करके भी, दोनों बातें करके एकता दिखी। 2 घंटे के अंदर ब्लैकआउट कैंसिल। उम्मीद है सर कि इस समस्या पे जल्दी जो है वो कुछ समाधान निकले। होप करते हैं होना चाहिए और आप सबका प्रयास रहेगा और आप ऐसे युवा साथियों का एक मनोबल रहेगा और ये चीज़ें, क्योंकि ब्रॉडकास्ट में दूसरी तीसरी बार कर रहा हूँ अपने साथियों के साथ, तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है क्योंकि ये सारे लोग इसको देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं सोशल मीडिया पे और उन तक बात जाएगी, जागरूकता आएगी। अभी एक चैनल के माध्यम से, एक अखबार के माध्यम से हम लोग का चल भी रहा है कि नाम ले सकता हूँ अखबार का, एक अखबार है वो उन्होंने किया है अमर उजाला के साथ, एक वो टाइप है, अमर उजाला हमेशा सहयोग करता है, उसने एक बनाया है कि बेस्ट पंडाल और लोग उस पर वोट करें। उसी में उसने एक ऑप्शन और दिया है कि क्या गंगा जी मूर्ति का विसर्जन होना चाहिए, तो उसके उस पर भी जाकर के आप बारकोड पे आप वोटिंग कर सकते हैं लोग। मैं अपील करूंगा कि बारकोड पे जाके आप सब लोग वोटिंग करें ताकि आम जनता भी वोट करे और दूर दूर तक संदेश जाए कि गंगा जी मूर्ति विसर्जन सही है या गलत है, वो बताए, जनता बताए, ताकि हम लोग बात कर सके आगे। जी सर, ये बताइए कि इस बार जो है पंडालों की जो थीम्स हैं वो बड़ी अलग अलग काशी में रखी गई है। कहीं पे पुरी का जगन्नाथ मंदिर बना है, कहीं पे उड़ीसा का जो है वो किचकेश्वर मंदिर पे बनाया गया है। तो क्या थीम रखनी होती है, किस हिसाब से थीम जो है वो डिसाइड होते हैं हर साल की, क्या ऐसे हम अलग करेंगे, किस उस पे रखेंगे, क्या सोच के किया जाता है? देखिए ये इस काम में जो समितियां हैं, जो प्रमुख समितियां हैं, वो 1 साल पहले से ही या जो अभी करते हैं जी, वो थीम बना लेते हैं। वो बैठ करके आपस में कि हमें आज क्या करना है, कि किचकेश्वर मंदिर बनाना है या मसूर का वो बनाना है, या हमें खाटू श्याम जी को का वो करके करना है, तो ये केदारनाथ बनाना है, केदारनाथ जी बनाना है। एक अभी केदारनाथ जी बना है, भरत मिलाप क्लब हमारा एक क्लब है हमारे साथ, वहाँ पर हैं सारे अजय पांडे जी और लोग हैं, उन्होंने बनाया है। ऐसे सनातन धर्म है, वहाँ सूरज जी देखते हैं। ऐसे हमारा मछुद्रा नाथ है, वहाँ अभिषेक हैं और मेरे राजेश केसरी जी अध्यक्ष हैं। शिवपुर मिनी स्टेडियम है, वहाँ भी राकेश गुप्ता ही देखते हैं। एक उसके बगल में है जो धार्मिक आयोजन समिति है, वहाँ के भी राकेश केसरी जी हैं, वो देखते हैं। और नवजीवन क्लब है, उसके बगल में माँ दुर्गा है, डिलाइट क्लब है, ऐसे करके शिवपुर का एरिया का पूरा पंडाल है। इधर आप जाएंगे तो मछुद्रा नाथ है, टाउन हॉल है, उसके बाद एसपी दुर्गोत्सव समिति है, सरस्वती स्पोर्टिंग क्लब है हमारा, उसके बाद एक अनामिका है, उसके बाद अंदर जाएंगे तो आप सड़क पे आएंगे तो गोल्डन स्पोर्टिंग क्लब है, यंग बॉयज क्लब है, अपने अकाल बोधन समिति है, ये जो पूजन अर्चना करके करते हैं। केडीएस है, वीडीएस है, जो 114 साल पुरानी पूजा है, वाराणसी दुर्गोत्सव सम्मिलनी, एक केडीएस है, काशी दुर्गोत्सव सम्मिलनी, ऐसे करके है, ईगल क्लब है। तो ऐसे अब मैं सबका नाम, जिसका नाम नहीं ले पाऊंगा मुझे बोलेंगे अध्यक्ष जी आपने मेरा नाम नहीं लिया,
तो ऐसे सारे जो संस्थाएं हैं जो ये आयोजन कर रहे हैं, ये प्लान कर लेते हैं बैठ के कि हमको पंडाल बनवाना है तो ये करना है। लेकिन मैं आपको सही बताऊं, काशी की एक बहुत बड़ी समिति है जो बहुत बड़ा आयोजन करते हैं, लाखों में उनका खर्च है। उन्होंने इस बार पूरा बही खाता मेरे सामने रख दिया कि अध्यक्ष जी ये देख लीजिए, ये मेरा खर्च है और ये मेरी आय है। अच्छा। जो हमको सहयोग में चंदों से, बैनर से और विज्ञापन से मिला है। आप बिलीव नहीं करेंगे, यू कांट बिलीव इट, कि 5 लाख रुपए इस समिति ने अपने फंड से, अपने पास से, अपने कार्यकर्ताओं के सहयोग से खर्च किया है। अच्छा। लोगों को लगता है कि समितियां तो बड़ा पैसा उतार रही हैं, बड़ा पैसा मिल रहा है, बड़ा मजा आ रहा है जी। लेकिन आप सोचिए कि वो पैसा अपने घर से लगाते हैं। अब तन मन धन, जिसको तीनों कहा गया है कि तीनों से तन समर्पित, मन समर्पित, धन समर्पित, हे मातृभूमि तुझ पर ये जीवन समर्पित। तो जो ये भाव लेकर के चलते हैं और वो पूजा अर्चना करते हैं, उनकी सोच बहुत बड़ी है, उनकी सोच बड़ी अलग है, उनकी सनातनी सोच है। और मैं बता दूं, शक्ति की आराधना करना आसान नहीं है, साधारण नहीं है। आप सोच के देखिए, आप नहीं कर पाएंगे। जिसको चाहेंगे वही उसमें लगेगा। एक क्लब होता है, कैसे उसमें नए नए लोग जुड़ते जाते हैं, पुराने हटते जाते हैं, नए नए जुड़ते जाते हैं, पुराने हटते जाते हैं, वो चलता रहता है। तो ये सनातन का एक प्रचार है। ये हमारा जो है वो एक इसका क्या बोलते हैं, दुर्गोत्सव का जो पर्व है, इसमें करते समय क्रोध भी बहुत आता है, आपको बता दें। अच्छा। जब आप शक्ति की आराधना करते हैं, बहुत क्रोधित होते हैं, बहुत गुस्से में आते हैं, लेकिन उसको नियंत्रण करते हैं और चलता रहता है। वो हर क्लबों में है। वो ऐसे नहीं है, वो खत्म होते ही सब सही हो जाएगा। वो माँ का एक वेग है, वो माँ उपस्थित होती है हर पंडालों में। अभी देखिए, हमारे अकाल बोधन की पूजा होती है, जो बंगी समाज में पूजा होती है। अकाल बोधन की पूजा जो अष्टमी और नवमी का जो बीच का समय होता है, जिसमें भगवान राम ने, अच्छा ये हम दशहरे का पर्व मनाते क्यों हैं? भगवान राम जी ने शक्ति का आह्वान किया था कि भगवान राम की, और इसका जो वर्णन है वो राम की शक्ति पूजा में बहुत बढ़िया वर्णन किया गया है। निराला जी की जो राम की शक्ति पूजा है, उसमें बड़ा अच्छा उन्होंने कहा भी है, जय हो हे पुरुषोत्तम नवीन, और ये कहे माँ शक्ति हुई पुरुषोत्तम में विलीन, भगवान राम में विलीन। तो ये निराला ने जो लिखी है राम की शक्ति पूजा, निराला जी के राम की शक्ति की पूजा में बहुत बढ़िया दुर्गोत्सव का वर्णन है। और राम की शक्ति पूजा एक संस्था बहुत बढ़िया यहाँ करती भी है, काशी में बहुत पूरे भारतवर्ष में जाके मोदी जी ने भी शो देखा था, तो वो राम की शक्ति पूजा ही चल रही थी। वो अपना एक है व्योमेश शुक्ला जी, उन्हीं का पूरा वो है, अपने नागरिक पर्यटन सभा के महामंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं वो नागरिक पर्यटन सभा के, वो लोग करते हैं। तो ये राम की जो आराधना है, रावण का वध करने के लिए, अच्छाई के लिए और बुराई पर विजय प्राप्त करने के लिए जो ये भगवान राम ने आराधना की, तब हम शारदीय नवरात्र मनाते हैं। ये कोई नवरात्र का वो नहीं है, लेकिन शारदीय नवरात्र मनाते हैं हम लोग, शारदोत्सव का पर्व। और भगवान राम ने शक्ति की आराधना करके और बुराई पर अच्छाई की विजय के लिए एक शक्ति अर्जित की, हम उसकी आराधना करते हैं। तो माँ प्रकट हुई थी इस नवरात्र में, तभी भगवान राम को उन्होंने राम में विलीन हुई और पूरी शक्ति अपनी वो राम कहाँ लड़ रहे थे, वो तो साक्षात जगत जननी जगदम्बा स्वरूपा माँ दुर्गा लड़ रही थी। और उन्हीं की आराधना करते हैं, हर वर्ष उन्हीं को बुलाते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं जी। और एक क्रम में वो चीजें बनी हुई हैं। तो मेरा लगता है कि हमको उस भाव को भी समझना चाहिए। मैं समितियों से भी अपील करूंगा, वो करता रहता हूँ, कि हम उस भाव को भी समझें कि जब बहुत शोर और साउंड बहुत ज्यादा होता है तो हम उस कल्पना को भूल जाते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, पैसे पता नहीं कहते, मैं 9 दिन व्रत रहता हूँ, 9 दिन। अच्छा। और व्रत में कैसे मैं जो विवाद हुआ ये अपना आने का, जो अपना ये चलने लगा ब्लैकआउट का, मैं रात भर घूमता था, मैं 3 दिन से मैं खाना खाना ही भूल गया था, मैं कुछ खाया ही नहीं था और घर भी नहीं जा पा रहा था। रात में जाता था 3 बजे 4 बजे 5 बजे जाता था, तो कुछ अपना बैठा, पानी वानी पिया, चाय बनवाया, सो गया खा के, वो खत्म। लेकिन वो शक्ति की कहाँ से वो शक्ति मिलती है और कैसे आप दौड़ते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं, ये बहुत बड़ी ताकत यह दुर्गा माँ ही देती हैं और इस शक्ति की उपासना से ही मिलता है। हम नहीं कर सकते कुछ, हम लोग शून्य हैं, वही हैं सब कुछ। तो ये बताइए कि आज
के टाइम पे जो परंपरा जो चली आ रही है और आधुनिकता के दौर में इसको साथ में कैसे बैलेंस करेंगे, क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है उसको भक्ति से जोड़ना, कल्चरल ट्रेडिशन से जोड़ना बहुत जरूरी हो गया है। तो यूथ को आप कैसे इंक्लूड करते हैं, किस तरीके से क्या मैसेज देना चाहते हैं आज के टाइम का जो यूथ है? देखिए, आपने बहुत ही कंट्रोडक्टरी प्रश्न पूछा है मुझसे, और ये जो प्रश्न का जवाब है, सवाल का जो जवाब है, ये मैं कई वर्षों से सोच रहा था कि मैं किसी को दूं। शायद आपके माध्यम से ही आ जाना है बाहर। ये जो काशी नगरी है ना, ये काशी नगरी झूल रही है बीच में। स्मार्टनेस, आधुनिकता और आध्यात्म, धर्म, इन दोनों के बीच में हम, जैसे रोपवे झूल रहा है हमारा, ऐसे हम भी झूल रहे हैं। आधी संस्कृति सोचती है कि हम स्मार्ट हो जाएं। स्मार्ट होने का मतलब है कि ये कुर्ता ना पहने, अब हम जीन्स और टी शर्ट पहने, चश्मा लगाएं, ये घड़ी लगाना गड़बड़ है। तिलक लगा लेते हैं तो तिलक लगाए तो खराब है। मेरा तो नाम ही तिलक है। मैं तो तिलक हर मस्तक पे लगना चाहता हूँ, ये लगे और सबका राज हो। तो ये बहुत ही विषय बड़ा, बहुत गंभीर और बहुत ही सोचनीय विषय है ये, कि ये जो काशी पेंडुलम बन गई है, आधुनिकता और धर्म के बीच में फंस गई है कि हम इधर जाएं कि इधर जाएं, इधर जाएं कि इधर जाएं। तो न ये इधर ही पूर्ण हो रहे हैं, ना इधर ही पूर्ण हो रहे हैं। अब जो पूजा पाठ कराने वाले लोग हैं, क्योंकि मैं उसी परिवार से हूँ, व्यासपीठ की मुझे उपाधि मेरे पर दादा को मिली थी, उनकी लिखी किताब पूजा पद्धति की नागरिक पंचाणी सभा में चलती थी, पंडित माधव प्रसाद मिश्रा जी। मैं तो आवारा हूँ, मानता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? तो मैंने कोई पुस्तक लिखी है, मुझे संस्कृत का 2 शब्द आता है, तो मैं क्या हूँ? मैं शून्य हूँ, मैं मानता हूँ मैं बेकार हूँ। वो लोग विद्वान हुआ करते थे काशी में, जिन्होंने व्यास की उपाधि मिली। तो उनके हम आगे, बस उन्हीं का पुण्य प्रताप हम लोग आगे कर रहे हैं कि पूजा समिति के अध्यक्ष हो गए हैं, यही एक उपलब्धि है। तो इसमें ये झूल रहा है। अब वो पूजा पाठ करा के अगर टीका चंदन लगाते हैं, उनको देख के वो सोचते हैं कि अरे यार, इनकी तरह हमको दिखना चाहिए। और आप सोचिए, मैं हूँ, मैं फिल्मों में काम करके जींस टी शर्ट पहन के भी चला जाता हूँ और चश्मा लगा के भी काला रह लेता हूँ, और फिर बाद में अपने स्वरूप में भी आता हूँ। तो मैं अपना मेरा मुझे पसंद है ये ड्रेस, तो मैं ये ड्रेस पहनता हूँ। मतलब इंसान के अंदर दोनों व्यक्तित्व होना चाहिए। ना जो है कल्चर भी ना भूले, अपने धर्म को भी जो है वो आगे बढ़ाए, और साथ ही बाकी जो मॉडर्न जो आज की चीजें हैं उसको भी एक मर्यादा में रखते हुए हम उसको आगे फॉलो करें, बिना अपनी ट्रेडिशंस को भूले। इसमें हम भटक गए हैं ना। होता क्या है, वो उनको देख के सोच रहे हैं आकर्षण का केंद्र है, वो उनको देख के सोच रहे हैं आकर्षण का केंद्र है। तब आकर्षण है क्या? अब इसी पर प्रश्न बना हुआ है कि आकर्षण क्या है? आकर्षण आपके चेहरे का तेज है, आकर्षण आपका ज्ञान है, आकर्षण आपकी संस्कृति है। हम उससे दूर हो रहे हैं। अभी मैं छोटा सा उदाहरण आपको दूं, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं दूं। अभी दुर्गा पूजा का उत्सव चल रहा है, सब जगह नवरात्र में या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः मंत्रोच्चार के साथ मां प्रकट हुई। इसी बीच में कुछ वर्षों से कुछ उद्योगपति, कुछ जो है अपने रसूख रखने वाले लोग शुरू कर दिए अलग अलग होटलों में, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग लॉन्स में डांडिया नाइट। अब आप देखिए, एक तरफ जो समितियां, जो समिति दुर्गा पूजा समिति या कोई भी समिति, गुजराती समाज या हमारा बंगी समाज या हमारा और भी समाज, मारवाड़ी समाज जो उत्सव कराता था, माहेश्वरी समाज कराता था, उसका जो स्वरूप था एक बहुत ही सात्विक धार्मिक स्वरूप था। वो पति पत्नी परिवार के साथ जो कार्यक्रम रखते थे डांडिया का, वो रखते थे कि हम पति पत्नी रहेंगे और हम लोग अपना एक उसमें करेंगे, अच्छा खाना पीना खाएंगे, सब लोग करेंगे और डांडिया होगा, अपना एक हमारा उत्सव भी हो जाएगा और धर्म का भी काम हो जाएगा। अब इसका एक विद्रुप स्वरूप आ रहा है समाज में। 1000 रुपए का कूपन है, आप कहीं के हो 1000 रुपए दीजिए चले आइए। उस समाज जब करता था तो बाकी लोगों की एंट्री नहीं होती थी वहाँ, बहुत लिमिटेड एंट्रियां होती थी। उस समाज के एक दूसरे को पहचानते थे, वही लोग आते थे, उसमें बाहरी एंट्री नहीं थी। जब हम इसका व्यापारीकरण करेंगे तो कोई भी घुस के चला आएगा। 1000 रुपए का टिकट लिया और चला आया, वहां पर जो है वही घर वापसी का काम फिर शुरू हो जाएगा, या मतलब जिहाद का काम शुरू हो जाएगा, या बरगलाने का काम शुरू हो जाएगा। युवा पीढ़ी है, नए बच्चे हैं,
और माता पिता भी हैं जो बच्चों को भेज दे रहे हैं वहाँ, वो जा रहे हैं वहाँ नृत्य डांस कर रहे हैं, डांडिया लड़ा रहे हैं। तो डांडिया लड़ते लड़ते अगर कहीं कुछ उनके मन में भाव उत्पन्न हुआ, कहीं कोई चीजें गड़बड़ हुई, तो वही एक विद्रूप स्वरूप ले लेगा, क्योंकि वहाँ पूजा नहीं हुई, वहाँ धार्मिक कुछ चीजें नहीं आई। मैंने अभी 2 मिनट पहले आपसे कहा कि अगर हम अपने पंडालों में कन्या पूजन का कार्यक्रम करेंगे तो कन्या को ये बताएंगे बच्चे को कि देखो ये देवी स्वरूपा है, ये माँ स्वरूपा है, ये बहन स्वरूपा है, इसको समझो, पहचानो, पैर छुओ, वो सीख के आएगा। और जब हम बजाएंगे जो है हुरुरुरुरुरुरुरु, तो वही सीख करके वो आएगा। ये अंतर करना पड़ेगा। इसके ये बहुत ही, मुझे ये रुकने वाला भी नहीं है, मैं आपको बता दूं। मैं कितना भी बोल लूं, आप कितना भी सुन लें, ये रुकेगा नहीं। क्योंकि देखिए जो समाज होता है ना, वो बह निकलता है जब वो वेग में बढ़ जाता है तो लगता है कि सब पागल हैं, ये पता नहीं क्या समझा रहे हैं, ये हमको समझा रहे हैं, बताइए ये मत करो वो मत करो। तो वो सुनने समझने वाला नहीं है। लेकिन इस पर थोड़ी रोक, अगर लोग की जागरूकता हो, लोग करें, तो ये जो लॉन्च में जो डीजे डांस ये चल रहा है, ये बहुत खतरनाक है, ये कल्चर खतरनाक है। वहाँ कोई पूजा अर्चना नहीं है, वहाँ कोई आरती नहीं है। आप देखिए बनारस में पंडाल हैं जहाँ मंगला आरती होती है, आप जाके भारत श्रवण संघ में आज देख लीजिए, अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं 10 दिन के। तो हम उन कार्यक्रमों को देखेंगे। सुभाषित प्रतियोगिता है, हिंदी की सुभाषित प्रतियोगिता है। टाउन हॉल दुर्गा पूजा में हिंदी की सुभाषित प्रतियोगिता रखी जाती थी। तो चूंकि स्मार्ट सिटी का प्रकोप हो गया है, उसको उन्होंने व्यापार का अड्डा बना दिया, धंधा का जगह बना दिया, नीचे पार्किंग बना दी। उसी मेले में, मैदान में मेला लगता था, उसको उन्होंने धंधे की जगह बना दी। जिस जगह को समिति 50,000 रुपए दे करके लेती थी, उसको 5 लाख रुपए मांगने लगे। तो अब जब 5 लाख देगा तो वहां व्यापार होगा। तो ये जो व्यापारीकरण हो रहा है कि किसी को भी दे दो, कुछ भी कर लो, सब व्यापार है, यह गलत हो रहा है। इससे समाज खत्म होगा, समाज पीछे होगा और केवल लोग रेस में लग जाएंगे आगे निकलने की होड़ में कि हम उनसे आगे, हम उनसे आगे। और इस होड़ में लोग गिरेंगे मुंह के बल और दौड़ में कोई भी जीतेगा नहीं जी। कछुआ बन के चलेंगे तो शायद धीरे धीरे खरगोश से आगे निकल जाएं या पहुंच जाएं। इस दौड़ को बंद करना होगा, इस समाज को परिवर्तन करने के लिए इसको बचाना होगा, नहीं तो यह बचने वाला नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये जो डांडिया और गरबा का ये जो कार्यक्रम चला, ये दुर्गोत्सव के पर्व को नोटिस जा रही है। दुर्गा पूजा करने वालों को धमकी मिल रही है। दुर्गा पूजा करने वालों को विसर्जन रोका जा रहा है लाठी मार के। दुर्गा पूजा करने वालों को कहा जा रहा है कि ये गुंडे हैं। और जहाँ पर लोग ये डांडिया रास रचा रहे हैं और ये वहां पर जहाँ उनका माहौल देखिए किस तरह का माहौल होता है अंदर। मैं गलत नहीं बोलूंगा, क्योंकि आपके माध्यम से भी कुछ लोग चर्चा ला देंगे। मैं कलाकार होने के नाते फिल्मों में कुछ और सीरियल में काम करने के कारण, सावधान इंडिया वगैरह में सीरियल करने के कारण मुझे भी चीफ गेस्ट बना के लोगों ने बुला लिया डांडिया में। लेकिन मैं जब वहां गया तो मुझे वहां का माहौल बहुत अच्छा नहीं लगा, क्योंकि देख करके ठीक है वो कर रहे हैं। हाँ, एक जगह भी मैं, एक बच्ची ने मुझे बुलाया था तो वहाँ भक्ति गाना चल रहा था, तो संगीत भक्ति के रूप में, और वहां पर मैंने बड़ी अच्छी चीज देखी। तो वहां पहले माँ दुर्गा की और प्रभु श्री राम की प्रतिमा रख करके और तस्वीर और मूर्ति रख करके वहां पहले आरती हुई, और आरती हुई उसके बाद ही डांडिया हो शुरू हुआ। हम देवी के जागरण के लिए वहां डांडिया करते हैं, गरबा करते हैं। हमारी संस्था में, मेरे यहाँ अभी आज रात में भी है, 9वीं को है, 10वीं को है, लगातार डांडिया चलेगा। बहुत से पंडालों में चल रहा है। वो निःशुल्क डांडिया कर रहे हैं, वो अपना शील्ड विल्ड दे करके अपना पैसा खर्चा करके डांडिया करा रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं, बच्चों को संस्कार मिल रहा है परिवार का। और डांडिया और गरबा पे जैसे बंगी समाज में ढाक बजता है, अब सोचिए ढाक पे नृत्य होता है कितना बढ़िया है कल्चरल। क्या हम उसको नहीं सीख सकते हैं लोगों से? सर, तो ऐसे आयोजन जो है क्या वो समिति कराने का सोच रही है? क्योंकि अगर इस तरीके से प्रोग्राम्स होते हैं तो एक तो कल्चर को काफी अच्छा बढ़ावा मिलेगा, और प्लस जो डांडिया की आप बता रहे हैं बात कि उसमें जो है इस तरीके से होती है, फोड़ता होती है और नहीं उस तरीके से माहौल बनता है। तो अगर गरबा, जो पारंपरिक गरबा गुजरात का होता है जिस तरीके से भक्ति सॉन्ग पे और उस तरीके से जो नृत्य होता है, तो वो सारी चीजें भी अगर हम काशी में करवाते हैं, इस तरीके से होता है तो काफी अच्छा माहौल बनता है। तो इस पे क्या समिति कुछ एक्शंस लेना चाहेगी आगे? हम लोग तो प्रयास कर ही रहे हैं। और जैसे देखिए क्या स्वरूप है, बंगाल से पूजा शुरू हुई, बंगाल की पूजा काशी में आई, काशी की पूजा बंगाल में पहले शुरू हुई, यहाँ डांडिया गुजरात में शुरू हुआ, गुजरात का डांडिया काशी में आया। अब सम्मिश्रण देखिए, बंगाल
गुजरात और उत्तर प्रदेश का सम्मिश्रण, ये कार्यक्रम चल रहे हैं जी। और डांडिया हो रहा है, दुर्गा पूजा हो रही है। लेकिन हम लोग ये प्रयास करते हैं कि मैं इस समितियों से यही अपील करता हूँ, देखिए मैं अध्यक्ष हूँ ना, मैं निवेदन कर सकता हूँ, मैं उनको आदेशित नहीं कर सकता समितियों को कि आप ये करो वो करो। मैं उनसे सहमति ले सकता हूँ कि आप ये मैं करने जा रहा हूँ, ये सही है। जैसे ब्लैकआउट का निर्णय किया सबकी सहमति से, लेकिन ब्लैकआउट खत्म करने का निर्णय मैंने लिया, उन्होंने ये माना कि हमारे अध्यक्ष निर्णय लें तो कुछ जरूर कारण होगा, उसमें जरूर कुछ डेप्थ में चीजें होंगी, इसलिए उन्होंने निर्णय लिया और हमारी एकता वहीं प्रदर्शित हो गई कि हम सब एक हैं। हम ये अपील करते हैं कि आप जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं वो कुछ समाज से सीखें। आप देखिए बंगी समाज की बंगी समाज में पहले आप बहुत बड़ा स्पीकर नहीं देखेंगे, बहुत अच्छा वातावरण होता है, बहुत जो संगीत का वातावरण होता है बढ़िया है, तो शास्त्रीय संगीत चल रहा है या ढाक बज रहा है, उस पे धूमी डांस चल रहा है, धूमची नृत्य हो रहा है। तो धूमची नृत्य में भी उनके एक लय है, क्या हम उसको नहीं सीख सकते? हम उसको डांडिया भी सीखें, वो भी चलेगा, बढ़िया है। और धूमची डांस को भी सीख करके, धूमची नृत्य को सीख करके, और हम ढाक पे बढ़िया डांस नृत्य कर सकते हैं, और बच्चे को भी सिखा सकते हैं, वो भी सुंदर लगेगा देखने में, वो एक संस्कार आएगा। लेकिन हम उसको छोड़ करके, चूंकि डांडिया वो तेज आकर्षित हो रहे हैं, चूंकि अब डांडिया का विद्युत स्वरूप दिख रहा है समाज में कि वो टिकट लग गया, वो लोग जा रहे हैं डांडिया करने, और वहां से क्या निकल के आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन वह चीज समाज के लिए सही नहीं है। अगर करें भी तो गीत ऐसे रखें। अब पवन सिंह जी का कल सुनने में आया कि पवन सिंह जी आ रहे हैं, मुझसे एक पत्रकार ने प्रश्न किया कि तिलक जी पवन जी आ रहे हैं, पवन जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमको मैं क्या कहता हूँ, उन्होंने प्रश्न कर दिया कि वहां पर महिलाओं का नृत्य है, वो चीफ गेस्ट होके आ रहे हैं, जो पवन सिंह 2 शादी करके 2 पत्नियों को छोड़ चुके हैं, वो क्या महिलाओं के बीच में संस्कार देंगे? मैंने कहा देखिए मुझे इस विषय में नहीं पता, उनका अपना पर्सनल जीवन है, उनका पर्सनल जीवन पर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन समाज में आप किसी ऐसे आइडियल व्यक्ति को बुलाइए जिससे हम आदर्श ले सकें, उससे सीख सकें कुछ समाज में, उससे हम आगे अच्छी चीजें हो तो बच्चे भी सीखेंगे। नहीं तो वही करेंगे कि डांस करेंगे, नृत्य करेंगे और वही देख करके जाएंगे, वही उनके चीफ गेस्ट होंगे, भीड़ तो खूब मचेगी, लेकिन हमें संस्कार नहीं मिलेगा, आचरण नहीं मिलेगा। हम बुजुर्गों का कैसे बड़ों का सम्मान करें ये नहीं सीख पाएंगे। हम माँ के दरबार में जा रहे हैं तो मुझे कैसे प्रणाम करना ये हम नहीं सीख पाएंगे। बस केवल डांडिया सीखेंगे, गरबा सीखेंगे, उदंडता सीखेंगे, डीजे खूब बजेगा कस कस के, यह दुर्गोत्सव नहीं है। मैं अपने सभी भाइयों से निवेदन कर रहा हूँ, उनको समझा भी रहा हूँ, सिखा भी रहा हूँ, बैठा भी रहा हूँ, इस पर हम लोग काम करें। केंद्रीय पूजा समिति इसी पर काम करना चाहती है और गंगा में मूर्ति विसर्जन जीटी के रूल पर तय हो, केंद्रीय पूजा समिति इस पर विशेष काम करेगी अगले वर्ष में। सर ये तो बात हुई कल्चरल परिवेश की। ये बताइए कि इस बार काशी में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या तैयारी की गई, क्योंकि काशी एक धार्मिक जो हमारा स्थल है और दुनिया भर की नजरें जो है वो समिति की ओर से क्या गतिविधियां हैं, क्या आयोजन यहाँ पे खास किए जा रहे हैं, किस तरीके से क्या भव्य यहाँ पे हो रहा है, तो बहुत सारे लोग जो है वो इससे जुड़ते हैं, जानना चाहते हैं और बहुत सारे पर्यटक जो है काशी में आते हैं। तो अब दुर्गा पूजा क्योंकि बहुत ही एक भव्य उत्सव है तो बहुत सारे लोग आएंगे, तो उसको लेके क्या तैयारियां की गई, सुरक्षा व्यवस्था क्या है, ट्रैफिक को किस तरीके से? ये जो आपका प्रश्न है, ये पर्यटक बहुत आने हैं, काशी में आ रहे हैं, अब नहीं आ रहे हैं। 2015 के पहले आया करते थे, वो यहाँ का विसर्जन देखने आया करते थे। जब काशी के घाटों पर और रास्ते पर पूरे पूर्वांचल की मूर्तियां आती थी, लाइन लगती थी, तो उस समय वो आकर के एक जगह पर बैठ करके पूर्वांचल के हर पांडाल की मूर्तियों को देख लिया करते थे आते हुए। सर ये बताइए कि जो पूजा है वो सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं होता है बल्कि सांस्कृतिक उत्सव के रूप में देखा जाता है, तो इस बार क्या सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है हो रहे हैं, किन विषयों पे ध्यान दिया गया है, किस तरीके से ऑर्गेनाइज करा रही है समिति? देखिए जैसे बहुत से हमारे जो ऐसे पांडाल हैं जहाँ पर, चूंकि काशी में तो ये होना ही चाहिए, क्योंकि काशी एक धार्मिक नगरी के साथ साथ एक सांस्कृतिक नगरी भी है, ये आध्यात्म की नगरी भी है और ये साहित्य की नगरी भी है, और अब ये राजनीति की भी नगरी है। आप समझ लीजिए, जब यहाँ से देश के प्रधानमंत्री है तो ये राजनीति की भी नगरी हो गई, और यह नगरी व्यापार की भी नगरी है,
आपको समझिए कि बहुत पुराने समय से जो व्यापारों का एक बहुत आदान प्रदान हुआ है वो काशी से हुआ है। पूरे पूर्वांचल की सबसे बड़ी मंडियां काशी में हैं, चांदी की, सोने की, दवा की, इन चीज़ों की बहुत बड़ी मंडी काशी में है जी। तो कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पर संगीत के कार्यक्रम, जो क्लासिकल संगीत है, शास्त्रीय संगीत है, वो आयोजित किए जा रहे हैं। बाकी एक जो पंडाल है वो टाउन हॉल का जो हमारा, उसमें क्या दिक्कत आई, वो पता नहीं स्मार्ट सिटी जब से बन गया उसने विद्रूप कर दिया स्वरूप। उसने न किसी कल्चर के किसी व्यक्ति को बुलाया, न बैठाया, न सहमति ली, न विचार किया, न बात किया। और अब तो जो एक मेला था जो काशी का पहचान बनाया पूरा मेले ने, उस मेले को भी खत्म करने पर लग गए, बेच दिया उन्होंने। पैसा तो लो, यही चल रहा है। तो उस जगह पर उस समय जब मैं वहाँ कार्यक्रम मंत्री बना उस समिति का, करीब ये बात है 90-91 की, तो 91-92 में तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक इसको धार्मिक चीज को सांस्कृतिक वातावरण दिया जाए और संगीत का वातावरण दिया जाए। तो मैं उसमें बैठ कर, मेरे एक मित्र थे, मैं उसमें सीखा करता था संगीत, पंडित दीवान पाठक जी थे, मैं सीखता था उस समय छोटा मोटा जुगलबंदी वगैरह। तो उन्होंने बैठे बैठे बोला कि अरे यार संगीत का कार्यक्रम शुरू करते हैं, सब लोग हैं। 9 दिन का कार्यक्रम हो संगीत का, 9 दिवस थी। तो मैंने नाम रखा सुर गंगा। अच्छा। सुर गंगा नाम क्यों दिया? क्योंकि सुर जो है, हम सुर का कार्यक्रम करेंगे, संगीत का कार्यक्रम, सुर का कार्यक्रम। बेसुरे लोग संगीत नहीं कर सकते। जो सुर में होंगे, जिनकी लयकारी अच्छी होगी, कंसुरा बेसुरा नहीं होंगे, वही संगीत को जी पाएंगे। जिनके अंदर रिदम होगा, बात करने का भी रिदम और संगीत का भी रिदम। तो सुर नाम दिया। और गंगा की नगरी है, चूंकि माँ गंगा है काशी में, इसलिए गंगा नाम दिया, सुर गंगा, यानी सुर की धारा बहेगी, गंगा बहेगी। अच्छा। वो कार्यक्रम पंडित किशन महाराज जी ने, स्वर्गीय पंडित किशन महाराज जी ने उसका उद्घाटन किया, शुभारंभ। और उस समय वहाँ शुरुआती दौर में एक महेंद्र सिंह हुआ करते थे गायक, विजय कपूर, बीएचयू के मनोज तिवारी, और रेवती साकलकर जी, हमारी साधना सरगम जी, साधना सिन्हा जी, अपने दीवान पाठक जी, माता प्रसाद जी, सौरव गौरव, ऐसे सैकड़ों नाम है, कितना नाम गिनाऊंगा। ये कार्यक्रम 9 दिन तक चलने लगा और एक संगीत का गजब वातावरण बना। 2 जगह कार्यक्रम शुरू हुए, एक मशुदरानाथ में, वहाँ लखा सिंह आए और वहाँ भी संगीत का कार्यक्रम होता है। 2-3 दिन अभी भी चलता है, बहुत बढ़िया। दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान ये, हाँ, उत्सव में ही। अच्छा। और अभी जो टाउन हॉल का जो कार्यक्रम है, चूंकि बंद हो गया इधर, उस फिर जब से स्मार्ट सिटी को तोड़ करके वहां से तो गड़बड़ सड़बड़ हुआ, तो वो कार्यक्रम बंद हो गए। उससे बड़ी पीड़ा हुई लोगों को। वो नाम है दिया सुर गंगा, इसलिए दिया था। उस समय सोचिए 90-92 में मेरी क्या अवस्था रही होगी और क्या मैं सोचा होगा कि इसको धर्म के साथ साथ हम संगीत को करेंगे, संगीत से जोड़ेंगे। और पता नहीं, मैंने कहा ना, माँ जगदम्बा करती हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि 9 दिन कार्यक्रम तय किया और मैं ऐसे ही अड़भंगियों की तरह कार्यक्रम तय करता था 9 दिन। ये होगा, हाँ ये होगा, ये होगा, ये होगा, सेट था, कर दिया। एक बार जब प्रतिकार यात्रा वाला मामला था 15 में, तो मैं नहीं था काशी में। उस समय मैं हाई कोर्ट में PI लगाया था, बाहर था, कोलकाता चला गया था सब रिकॉर्डिंग करने के लिए। उस पीरियड में भी आप सोचिए वो जो मेहनत थी, एक भी दिन कार्यक्रम नहीं रुका 9 दिन में। वो कार्यक्रम होता रहा और कभी ऐसा नहीं हुआ कि आज कार्यक्रम तय हो गया और अच्छा किसी को एडवांस नहीं देना, कुछ नहीं देना, सिर्फ फोन करना, हेलो माता प्रसाद जी आपका इस दिन कार्यक्रम है, हेलो विशाल कृष्ण जी आपका इस दिन कार्यक्रम है, हेलो मालिनी जी, मालिनी अवस्थी भी गाएंगे, हमारे यहाँ गाएंगे पहले। तो ऐसे कार्यक्रम तय होते थे। महुआ जी हैं, बहुत सारे गायक थे ऐसे कलाकार। ये कार्यक्रम वही तय करवा देती हैं, वही तय हो जाता है। वो कार्यक्रम खत्म हो गया। तो मेरी एक प्रयास है कि हम फिर से वहाँ एक कार्यक्रम शुरू करें, वहाँ संगीत का माहौल बने। और केवल मैंने एक और काम किया था, केवल लोकल कलाकारों को महत्व देंगे अपने इस मंच पर, बाहरियों को महत्व नहीं देंगे। ये बहुत अच्छी पहल थी सर ये। हाँ, कि अब केवल जो हमारे लोकल कलाकार हैं वही आएंगे। और कोशिश होगी कि 6 दिन, क्योंकि हमारा मेला लगता था तो बहुत आवाज होती थी पीछे से, और संगीत जो है ना बहुत शांत वातावरण में और बहुत सुकून की चीज है। तो मैंने तय किया कि हम जो शास्त्रीय संगीत करेंगे 6 दिन का या 5 दिन का, वो शुरुआती दौर में करेंगे सुरगंगा में, और लास्ट के दिनों में हम भजन का कार्यक्रम करेंगे जो जागरण का होता है वो। तो 3 दिन जागरण ऐसे चलता था, 9 दिन का कार्यक्रम होता था। मैं अपील करूंगा कि ऐसे कार्यक्रम लोग आयोजित करें। मैं भी प्रयास करूंगा, इसके बाद बैठक करूंगा जब,
तो मैं रखूंगा कि आप लोग भी प्रयास करिए। और कार्यक्रम बल्कि चल ही रहे हैं। अभी तो कल ही मैं देखा कि मैं कार्यक्रम, मुझे बुलाया था कल लोगों ने छेदगंज में कई जगहों पर, और एक नवा पुराने कार्यक्रम चल रहा है, दुर्गा पूजा समिति है, वहाँ भी एक कार्यक्रम संगीत का चल रहा था। वहाँ मुझे सम्मान भी देने लगे। मैंने कहा सम्मान मत दो यार, छोटा मोटा सम्मान हर समय पापा के सम्मानित नहीं होना चाहिए, ऐसे ही चलते रहिए, काम करते रहिए समाज में। तो वो तो संगीत के कार्यक्रम भी चल रहे हैं, इसको बढ़ावा मिलना चाहिए और व्यापक होना चाहिए, काशी में खास करके, क्योंकि यहाँ कलाकार उपलब्ध हैं, बाकी जगहों पे उपलब्ध नहीं है। अगर आप जौनपुर में कोई कार्यक्रम करेंगे तो आपको कलाकार बाहर से बुलाना होगा, अगर आप प्रयागराज में करेंगे तो कलाकार बाहर से बुलाना होगा, लेकिन काशी में कलाकार हैं, यही हैं, उपलब्ध हैं। बहुत ज़रूरत है। आज के जो नए उभरते कलाकार हैं उनको भी जो है एक मंच मिलना चाहिए, इस तरीके से उनको मौका मिलना चाहिए। तो इस तरीके से कार्यक्रम अगर ऑर्गेनाइज हो बहुत अच्छा रहेगा ये। जी। और जैसे मैंने एक कलाकार को मौका दिया था, प्रवीण सिंह को। प्रवीण सिंह एक बहुत अच्छा गायक था भोजपुरी का, तभी वो बाद में छोड़ दिया फील्ड उसने। और एक था सौरभ विश्वकर्मा करके लड़का, मैंने देखा उसको, मैं सुनता था इसी तरह कि आप सुनाइए कुछ हमको, वो सुनाया मैंने, उससे उसका फोनेटिक्स टोन पकड़ लिया और सुर पकड़ लिया कि बेसुरा नहीं है। मैंने ऐसे बहुत लोगों को मौका दिया मंच पे, वो आए गाए, मैंने प्रारंभ कराया कि हमके गाओ। अच्छा। ये मंच नहीं देगा तो कौन देगा? तो टाउन हॉल में जो सुरगंगा का कार्यक्रम हुआ, बाद में सुरगंगा नाम से बहुत बड़ा कार्यक्रम भी काशी में हुआ, वो नाम उस समय मैंने इसलिए दिया था कि हम नए लोगों को मौका देंगे, हम नए कलाकारों, काशी के कलाकारों को मौका देंगे। आज भी ऑर्गेनाइज होता है सुरगंगा कार्यक्रम, हो रहा है? बंद हो गया ना, बता दो ना, वो कार्यक्रम मैं कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि वो स्मार्ट सिटी ने सब बगीचा बेच दिया है 5 लाख रुपए 7 लाख रुपए में। तो वो करेगा क्या, जाए किससे कहें, कौन सुनेगा? कोई सुनने वाला नहीं है, स्मार्ट सिटी सुनता नहीं है क्योंकि उसका कान बंद है। और बाकी जगह लोग जो हैं वो अपने तरीके से काम कर रहे हैं, तो अब किससे कहा जाए। लेकिन हाँ, ऐसी परिस्थिति बनेगी तो वो कार्यक्रम मैं पुनः शुरू करूंगा, क्योंकि उस कार्यक्रम से एक बहुत बड़ी चीज हुई थी कोरोना काल में। मैंने एक बार अपने कुछ व्यापारी बंधुओं से निवेदन किया, जो यहाँ के अध्यक्ष हैं और उससे जुड़े लोग हैं, उन लोगों ने एक बार में उन कोरोना काल पीरियड में मुझे कई कलाकार फोन करते थे कि भैया कोरोना है, कार्यक्रम बंद है, अकाउंट में पैसा नहीं है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और घर में राशन नहीं है, राशन कितना लेंगे लोग बाहर से, सरकार से, उससे। तो मैंने फिर बोल करके सरोजा पैलेस में केवल कलाकारों के लिए, अच्छा कलाकार के साथ एक विडम्बना बहुत है, बड़ा स्वाभिमानी होता है वो कि नहीं हम नहीं आएंगे, हम लेंगे नहीं। उसका नाम मैंने दिया कि आप जो कि हमारे यहाँ कार्यक्रम करते हैं, हम आपको ये उपहार स्वरूप दे रहे हैं। अच्छा। जो जितना राशन दिया मैंने वो दिया, 2 उसका बनाया, वो उपहार स्वरूप बनाया, ये आपको उपहार है, इसको आप बुरा मत मानिएगा। तो लोगों ने स्वीकार किया कि हाँ जो उपहार तो हम ले सकते हैं, लेकिन मांग करके नहीं ले सकते कि हम इसे दान ले रहे हैं। ये कलाकारों का सब स्वाभिमान और सम्मान है। तो उन लोगों को मौका मिलना चाहिए और काशी को संगीत के तौर पर सोचना चाहिए, ताकि आगे और अच्छे कलाकार, किशन महाराज जैसे, गुदई महाराज जैसे, सितारा देवी जैसे, अपने गिरजा देवी ऐसे जो लोग यहाँ उत्पन्न पैदा हो सकें, जो अभी बहुत कम हो रही है, मैं देख रहा हूँ। जी, वो मिलना चाहिए इस तरीके से मौका। जी बात है। सर ये बताइए कि क्या जो पंडाल लगते हैं तो उसके थ्रू कुछ सोशल मैसेज जो है वो पहुंचाने की कोशिश रहती है समिति की तरफ से कि समाज में कुछ अच्छा संदेश जाए? जी देखिए, अभी एक जगह चल रहा था, अभी शिवपुर में ही, वो उन्होंने बनाया है मिशन सिंदूर। तो वो सरकार ने जो काम किया या जो अभियान देश के लिए चलाया, वो उसका एक संदेश देना चाह रहे हैं। कुछ जगहों पर जहाँ पर मान लेते हैं कि जैसे हमने बनाया केदारनाथ का मंदिर, तो देखिए एक भाव आता है, जैसे जो व्यक्ति केदारनाथ नहीं जा सकता उतनी ऊंची पहाड़ी पर जी, लेकिन उस पंडाल के माध्यम से आकर के वो महसूस कर सकता है कि हम केदारनाथ के धाम में हैं, हम उसको महसूस कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रयास है और इसको आप साधारण मत समझिए, इसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत पैसा लगता है और ऊर्जा लगती है कार्यकर्ताओं की, उन सहयोगी भाइयों की जो बेचारे मेहनत करते हैं, रात रात दिन लग करके, रात रात भर जागते हैं, पूरे वॉलंटियर जागते हैं, पूरी टीम जागती है। लेकिन सबके बावजूद मैं बता दूं, एक संदेश जो जाना चाहिए, धर्म का संदेश, धार्मिकता का संदेश, उसमें और सुधार की आवश्यकता है और हमको सुधरना चाहिए। एक पर्यावरण का संदेश जाना चाहिए कि हम स्वच्छता का संदेश जाना चाहिए।
हम उस दिन अच्छा मानेंगे जिस दिन पंडाल में आए हुए लोगों में एक भी कूड़ा सड़क पर गिरा ना हो। जी। ये तब हम मानेंगे कि हाँ ये स्वच्छता का सही संदेश लोगों तक पहुंचा और लोग गया। ये नहीं होता है। अभी मैंने दुर्गा पूजा समिति की बैठक रखी, वहीं रख के लोगों ने कबीर नगर में, वहाँ कबीर नगर दुर्गा पूजा समिति है हमारी, वहाँ पर एक बैठक हुई। मैंने देखा कि जब कुर्सियाँ हटी तो वहीं सारा जो कूड़ा है, जो पैकेट है खाने वाला और पानी की बोतल है, सब ऐसे गिरी पड़ी है। मैंने कहा तो बहुत गड़बड़ बात है। मैं खुद से उठाना शुरू किया। अच्छा। और जब मैं सारा उठाना शुरू किया और उसमें उसको डस्टबिन में डालता गया और लोग लग गए, अरे अध्यक्ष जी कर रहे हैं। देखिए लोगों ने बहुत कहा ना कि एक संदेश क्या होना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो क्या करते हैं बताइए? वो एक संदेश देते हैं, वो पहल करते हैं किसी चीज की। जैसे हम गए, हमने झाड़ू लगाना शुरू किया, तो जब झाड़ू हम लगाएंगे तो वो एक संदेश समाज में जाएगा कि जब यह व्यक्ति लगा सकता है तो हम क्यों नहीं लगा सकते। तो उससे समाज में परिवर्तन आएगा। लेकिन अब उसको ये ना बना दे कि हम दिन भर झाड़ू लेके ही चल रहे हैं, रातों दिन झाड़ू ही चल रहा है रात, वो फिर अपमानजनक स्थिति बन जाएगी। उसको उपहास मत बनाइए फोटो खिंचवाने के चक्कर में कि हमारी फोटो रोज आवे और हम रोज झाड़ू लगाए 24 घंटा, वो गलत हो जाएगा। वो उनका काम है करने दीजिए, आप आइडियल बनिए समाज के। तो जब मैंने उठाना शुरू किया तो सबने उठाया, वो साफ हो गई जगह। तो पहला संदेश वहीं से शुरू होता है कि आप स्वच्छता का संदेश ऐसे दीजिए कि आपके पंडाल में जगह जगह डस्टबिन रखा हो, बाकी चीजें रखी हो, वो कहीं इधर उधर ना हो। तो दोस्तों, आज की बातचीत से हमें पता चला कि जो हमारी काशी में जो पूजा आयोजन होता है यहाँ पर, वो केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि समाज, पर्यावरण और हमारी संस्कृति से भी काफी गहरा जुड़ाव है उसका। हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं सर आपका। इतने बिजी शेड्यूल से आपने अपना थोड़ा सा समय जो है वो हमें दिया, हमसे बातचीत की, बहुत सारी जानकारियां हमें दी, काफ़ी बातें हमें पता चली। और दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको भी हमारा आज का जो पॉडकास्ट है वो पसंद आया होगा, आपने काफ़ी कुछ जाना होगा। तो ऐसी ही सारी बातें हम आगे भी आपके लिए लेकर आएंगे, कुछ और नए मेहमानों के साथ, और बहुत सारी नई बातें भी होंगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ दुर्गा।